हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। जैसा कि आपको पता है कि हम एसएससी सीजीएल 2021 के जो मैथ सेक्शन है उसके सभी जितने भी शिफ्ट हैं उन सबके सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं और 11 तारीख की तीनों शिफ्ट के सॉल्यूशन हम कर चुके हैं। देखो, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होंगे क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए, जैसे कि अभी सीएचएसएल आने वाला है और एनटीपीसी, इन सब एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे क्योंकि आपको पता है एसएससी में रिसेंट पैटर्न है वही रिपीट होते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं हम। देखो, यहाँ पे दिया है कॉट बी की वैल्यू 12/5 है। कॉट क्या होता है? देखो, टेन होता है लंब बटे आधार, तो आधार बटे लंब यानी बेस बटे परपेंडिकुलर होता है हमारा। ये है 12/5 हमें दिया है। ठीक है, तो यहाँ से हाइपोटेनस आ जाएगा ना, ये 5 12 13 का ट्रिपलेट है, तो हाइपोटेनस हमारा 13 आ गया। अब हमसे पूछ रहा है सेक। कॉस होता है आधार बटा कर्ण, तो हो जाएगा कर्ण बटे आधार यानी 13/बेस 12। हाइपोटेनस अपन बेस आ जाएगा। सेक सेक बी है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो बहुत आसान क्वेश्चन था। देखो, ये शिफ्ट वैसे आसान ही थी, जो सर्वे हुआ उसके अकॉर्डिंग ये शिफ्ट सबसे एडजस्ट शिफ्ट थी। ये बोल रहा है कि 335 608 और 853 के मल्टीप्लिकेशन में 13 से डिवाइड करें तो हमारा जो रिमाइंडर है वो कितना आएगा। देखो, ये 335 है और 608 है और 853 है। देखो, इसको हम 13 से डिवाइड करें, एक तो तरीका है कि उस पूरे को 13 से मल्टीप्लाई करो, सॉरी पहले इनको मल्टीप्लाई कर लो फिर 13 से डिवाइड कर लो। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि हमको पर्टिकुलर 13 से डिवाइड कर लेते हैं तो ज़्यादा आसान रहेगा। इसको भी हम 13 से कर लेते हैं, इसको भी हम 13 से कर लेते हैं, इसको भी हम 13 से कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो 13 से करेंगे तो 13 दूनी 26, बचेंगे कितने यहाँ से। एक सेकंड, कलर बदल ले रहा हूँ। 13 दूनी 26, बचा कितना 4 और 7 75, 13 पंजे 65, तो यहाँ से बचेगा 10। और यहाँ से अगर 13 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 13 चौके 52 8 88 88 अगेन और 13 छः की 78 यानी 10 यहाँ से बच जाएगा। और यहाँ 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 13 छः की 78, बचेंगे कितने 7 73 हो गया और 13 पंजे 65। तो यहाँ से कितने 8 बच जाएंगे। देखो, ये 13 से ज़्यादा हो गया तो इसको वापस 13 से डिवाइड करेंगे हम। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, तो ये कितना आ जाएगा 800/13 ना। तो 8 से बटो तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो 13 छः की 78, बचे 2 20, 13 एकम 13, तो रिमाइंडर कितना आया 7 आया, तो 7 ही हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखो, पूरे को मल्टीप्लाई करना थोड़ा टफ था, इसलिए हमने क्या किया, पहले अलग अलग पर्टिकुलर कर लिया, फिर अगर 13 से बड़ा आएगा तो उसमें हम बाद में डिवाइड कर देंगे। तो क्या, आई होप आपको क्लियर हो। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये बोल रहा है कि एक व्यापारी है, एक वस्तु को 425 रुपये में सेल करता है। फिर तो क्या होता है, उसको 15% का लॉस होता है। अगर 5% लाभ इसको इस पे अर्जित करना है यानी 5% प्रॉफिट पे इसको बेचना है, तो बोल रहा है कि वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। देखो, 15% का लॉस हो रहा है। 15% लॉस मतलब 15% होता है 3/20। ठीक है, तो यहाँ से हम सीपी से एसपी का रेशियो निकाल सकते हैं ना। 20 पे 3 का लॉस हो रहा है 17। ठीक है, और 17 की वैल्यू हमें दे रखी है 425। तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17 एकम 17, 17 दूनी 34 और बचा कितना 6 8 85, 17 5 85। तो यहाँ से अगर 20 की हम वैल्यू निकालेंगे तो 25 दूनी 50, 500, यानी हमारा जो सीपी है वो 500 रुपये आ गया। अभी बोल रहा है कि 5% लाभ पे बेच दे, तो इसका 5% कितना हो जाएगा 1/20, तो 5% कितना हो जाएगा इसका 25 रुपये हो जाएगा। तो कितने में सेल कर देंगे हम इसको 525 में। बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी और सी काम को 8 10 और 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, ये ए हो गया हमारा, ये बी हो गया, सी हो गया। ये 8 दिन में खत्म कर देता है, ये 10 दिन में, 12 दिन में। तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ गया, देखो 12 और 10, तो कितना आ जाएगा इसका 120। तो ये 15 टाइम और ये कितना आ जाएगा 10 टाइम और ये 12 टाइम और ये 10 टाइम। ओके, नाउ अब बोल रहा है कि वे एक साथ मिलकर काम को पूरा करने के बाद उन्हें 5550 रुपये मिलते हैं। ओके, तो कोई वेजेज वाला क्वेश्चन है, तो पूछ रहा है कि बी का हिस्सा क्या होगा। देखो, ये सेम टाइम तक काम कर रहे हैं तो हम इनकी जो हमारे टोटल जो 5550 रुपये हैं, या तो इनको हम ऐसा कर सकते हैं कि वर्क के अकॉर्डिंग बांट दे। लेकिन देखो, जब भी सेम टाइम तक काम करते हैं तो हम जो हमारा पैसा है वो इफिशियंसी के अकॉर्डिंग बांट देते हैं, तो ज़्यादा आसान होता है। तो देखो, 15 12 कितना हो गया 27, 27 और 10 37, तो 37 की वैल्यू है 5550। देखो कितना टाइम चले जाएगा ये, अगर मैं बात करूँ 37 से इसको हमने डिवाइड किया तो कितना टाइम जाएगा, 555 में जाना पड़ेगा हमको। और 37 एकम 37 और बचा कितना यहाँ से 13, यहाँ से बच गया और 5 यहाँ से बच गया 18, 185 हो गया। 37 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम जाएगा, अगर 6 टाइम करते हैं तो ज़्यादा हो जाएगा, 5 टाइम ही जा पाएगा। इसका 5 टाइम कितना आ जाएगा 150 और 35। ओके, ये 150 टाइम चले गया टोटल। ठीक है, तो अब हमसे पूछ रहा है वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। बोल रहा है बी का हिस्सा क्या होगा। बी की वैल्यू है 12, 12 की वैल्यू हमें निकालनी है।
ये कितना हो जाएगा, एक जीरो आ जाएगा। 15 गुणा 12 कितने होते हैं, 150 और 30 180, तो 1800 रुपये आ जाएगा। ये ऑप्शन 4 गलती से इरेज हो गया, लेकिन सही आंसर हमारा 1800 है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमसे बोल रहा है कि जो भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है और थीटा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में है, ठीक है। तो देखो अगर हम इसमें वैल्यू ट्राई करेंगे तो क्या ट्राई कर सकते हैं, ऐसी वैल्यू लेते हैं जिससे हमारा जो फंक्शन है 10 ऐसी रूट वगैरह में ना दे। जैसे कि अगर हम 45 लेते हैं तो 10 45 तो 1 हो जाता है, और लेकिन सेक 45 कितना होगा, देखो सेक 45 होता है √2, तो √2 को स्क्वायर करेंगे तो 2, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 + 1 7 - 7 बराबर 0, यानी थीटा बराबर 45 हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। देखो वैल्यू अगर हमको लेनी है तो ऐसी ही वैल्यू लेनी है जिससे हमारा जो फंक्शन है ना रूट में, मतलब देखो यहाँ पे जो सिंगल पावर में 10 है तो 10 की ऐसी वैल्यू लेनी है जिससे जो वैल्यू आए वो रूट में ना आए। अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर रही तो फिर ऐसा होगा कि जो सवाल है वो क्वाड्रेटिक पे बेस्ड होगा, डायरेक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। तो हमारा 45 सेटिस्फाई कर गया इस केस में, तो हम वैल्यू निकाल लेते हैं सिंपली 2 इंटू, देखो साइन 45 कितना होता है 1/√2 प्लस 3 इंटू कॉस 45 भी 1/√2 होता है, इसको हम डिवाइड करेंगे। कोसेक 45 √2 होता है और सेक 45 √2 होता है। तो देखो ये हमारा √2 आ जाएगा, ये √2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, और ये 3/√2 है। तो देखो यहाँ से क्या हो गया हमारा, ये √2 हो गया और ये आ गया 3/√2, डिवाइड में है 2√2, यही चल रहा है ना। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, देखो हम यहाँ पे ऊपर √2 अगर एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, 2 और 3 5 हो जाएगा। अब इसमें डिवाइड कर रहे हैं 2√2 का, तो ये नीचे आ जाएगा यहाँ पे 2√2, तो ये कितना आ जाएगा, देखो 5 तो ये हो गया, √2 और √2 मिलकर 2 बना देंगे, और 2 और 2 4, तो 5/4 आ जाएगा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी की वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो डीआई का क्वेश्चन है, इसको मैं आपको बाद में करवाऊंगा, एक सारे 21 शिफ्ट के डीआई के क्वेश्चन। देखो x³ + y³ दे दिया है हमें, XYZ पूछा है, तो देखो आपको फॉर्मूला पता ही होगा, इस पे एक क्वेश्चन हमेशा आता है हर शिफ्ट में ऑलमोस्ट। x³ + y³ + z³ -3xyz बराबर क्या होता है, x + y + z। देखो इसके 3 4 फॉर्मूले होते हैं, जिसकी जरूरत होती है उसके अकॉर्डिंग हम यूज कर लेते हैं। ये होता है x + y + z का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ऑफ xy + yz + zx, क्योंकि जैसे वैल्यू दी गई है उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे सिंपली वैल्यू पुट करनी है हमें। तो देखो इसकी फंक्शन की तो हमें वैल्यू दी हुई है कितनी, 1604, और XYZ की वैल्यू हमें निकालनी है। x + y + z हमारा 11 है, और ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर 121 माइनस थ्राइस इंटू एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, -6 है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 18 आ जाएगा। देखो 121 ये और 18 ये कितना हो जाएंगे, 129 और 10 139। अब 139 को हमें मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो ये कितना आ जाएगा, 11 9 99, 9 कैरी आएंगे, 11 33 और 9, 33 और 9 42, 4 11 कम 11 और 4 15, 1529। हमें तो वैल्यू चाहिए एक्स वाई जेड की, तो एक्स वाई जेड को हम इधर ले आते हैं 3xyz को, ये कितना आ जाएगा, देखो 1604 है ये, और यहाँ से हमें 1529 माइनस करने हैं। तो देखो 71 यहाँ से बच गया, 4 यहाँ से 75 बच जाएंगे, लेकिन हमें 7 XYZ चाहिए, तो 3 से डिवाइड कर देंगे 25, तो 25 हमारा XYZ की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पेन का मैं हल्का सा साइज कम कर लेता हूँ। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक ऊर्ध्वाधर पोल है और एक मीनार है, एक समतल पर है। देखो हम ऐसे मान लेते हैं कि ये हमारा प्लेन है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तो हमारा पोल है और एक हमारी कोई मीनार है। अरे क्या बोल रहा है कि खंबे के शिखर से मीनार के शिखर का न्यूनकोण, यानी मीनार हमारी बड़ी है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, जो ये पोल है हमारा, यहाँ से इसके टॉप से, यहाँ से हमारा जो मीनार है, इसके टॉप का जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से मिलाने की कोशिश करता हूँ। ये वाला एंगल जो हमारा ये है, ये हमें 60 डिग्री दिया है। आगे बोला जाता है मीनार के तल का अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो इसके बेस से, तो मीनार के तल का अवनमन कोण, ये वाला एंगल की बात कर रहा है, ये कितना दिया है 30 डिग्री दिया है, क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होते हैं। ओके तो हमें पूछ रहा है कि खंबे की जो ऊंचाई है वो तो 24 हमें दी हुई है, और हमसे पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई बता दो, यानी ये वाली कंप्लीट लेंथ बतानी। देखो 60 के केस में ये √3 होता है, ये 1 होता है, और 30 के केस में क्या होता है, ये 1 होता है, ये √3 होता है। और देखो एक बार, एक यहाँ पे √3 है और ये 1 है, इनको बैलेंस करना पड़ेगा, मतलब इसको √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो फिर ये √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा ना। √3 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 बन जाएगा, इतनी वैल्यू 3 आ गई यहाँ से यहाँ तक की, और ये वाली वैल्यू 1 है यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है।
तो टोटल 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। अब 1 यूनिट की वैल्यू हमें यहाँ पे दी हुई है 24 है, तो हमें 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 96। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉइंट पी से वृत्त पर एक टेंजेंट खींची जाती है। ओके, देखो यहाँ पे हम एक सर्कल बनाते हैं और यहाँ पे एक टेंजेंट बना लेते हैं। पॉइंट पी से एक टेंजेंट खींची जाती है जो वृत्त को पॉइंट टी पर मिलती है, कहीं यहाँ पे मिलती है, ये पॉइंट हमारा टी है। ओके, आगे दे रखा है जो पी टी की वैल्यू है वो 10.5 है, ये 10.5 है। और एक छेदक रेखा, एक सेकंड लाइन है पी ए बी, जो ए और बी को वृत्त पर कट करती है। देखो यहाँ से एक लाइन बना लेते हैं हम, कुछ इस तरीके से है पी ए बी, और हमें पी ए की वैल्यू 7 दी हुई है और हमसे पूछ रहा है तो जीवा कॉर्ड ए बी की लेंथ निकालनी। देखो टेंजेंट सेकंड थ्योरम लग जाएगी, आपको पता है। तो यानी हमारा 10.5 का स्क्वायर, 10.5 इंटू 10.5, ये क्या आ जाएगा, ये वाली लेंथ पी से ए तक की लेंथ 7 इंटू कंप्लीट लेंथ पी से बी तक की, मैं इसको पूरे को एक्स मान लेता हूँ, पी से बी वाली लेंथ, ये एक्स क्या माने हमने, पी से बी की लेंथ, क्योंकि 7 प्लस ए बी मानोगे तो उससे बढ़िया है ना, टोटल निकाल देंगे उसमें से हम इतने माइनस कर देंगे। देखो इसको सॉल्व करना चाहें तो 7 से ये कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम, 7 एकम 7, 3 7 पंच 35, 1.5, और 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 पन 75 और 15 एकम 15, और 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा, ये एक्स है। एक्स क्या है हमारा, पी बी है, पी बी हमारा 15.75 आया है, जबकि हमकी वैल्यू पूछी थी ए बी की। तो अगर इसमें से हम 7 माइनस कर दें तो 8.75 आ जाएगी हमारी वैल्यू, 15 में 7 गए तो 8, और 0.75 ऐसे कैसे रह जाएगा, ये हमारा ए बी आ गया, यही हमसे पूछा था, तो 8.75 आ जाएगा। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो सर्कल हैं ए सी और बी डी, ऐसे दो समान वृत्तों पॉइंट्स दे रखे हैं ए बी ए सी बी डी। ओके, दोनों की रेडियस 7 सेंटीमीटर है, बी डी की वैल्यू 48 दे रखे थे। देखो मैं आपको इसी में समझा देता हूँ, जो हमें डायग्राम एग्जाम में दिया है, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, मतलब थोड़ा इस पे आपको शायद दिखने में विजिबल ना हो, इसलिए मैं इसको हल्का सा गहरा कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे एक ये टेंजेंट दे रखी है, ट्रांसवर्सल लाइन है एक, और एक ही है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ओके, देखो यहाँ पे हमारा ये पॉइंट भी छुप गया है। देखो ये वाला पॉइंट हमारा ए दिया था, यहाँ पे जो टच कर रही है ये पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट हमारा बी है, ये वाला पॉइंट हमारा सी है, और ये वाला पॉइंट हमारा डी है। ठीक है, और ये हमारा पॉइंट बी हो गया। हमें क्या दिया है, दोनों की रेडियस 7 है। तो देखो आपको पता है कि ये वाली जो लाइन अगर मैं बात करूँ ए सी की, तो जो ए सी है ये हमारा क्या है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है डी सी टी। और जो हमारी ये वाली लाइन है, कौन सी लाइन, बी डी, बी डी है, ये हमारी क्या है, ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट है। देखो आपको पता होगा इसकी हम वैल्यू कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की निकालते हैं, डी स्क्वायर, डी है सर्कल के बीच की डिस्टेंस, माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। और ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट क्या होती है, देखो ट्रांसवर्सल थोड़ी ऐसी तिरछी होती है, तो ऐसे समझ लो कि ये जो साइन है माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस आएगा, तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे रेडियस तो दोनों की सेम ही है, यानी R1 बराबर R2 है, अगर R1 बराबर R2 है तो ये वाली टर्म जीरो आ जाएगी, जीरो आ जाएगी तो रूट डी स्क्वायर का निकालना है, तो डी आ जाएगा सिर्फ। और हमें निकालना क्या है, हमें ए सी की लेंथ निकालनी है, हाँ ए सी की लेंथ, यानी हमें डी ई निकालना है, तो यहाँ से निकालते हैं हम, क्योंकि हमें टी सी टी या बी डी की लेंथ दी हुई है, कितनी दी है 48 है ये। ठीक है, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 48 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2, R1 और 7 और 7 14 का स्क्वायर हो जाएगा ये। देखो यहाँ से बस हमें कुछ नहीं करना, डी स्क्वायर निकालना है, तो ये डी स्क्वायर क्या आ जाएगा, 48 का स्क्वायर प्लस, और ये इधर चले जाएगा 14 का स्क्वायर। ठीक है, देखो अब इसका स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा, 50 का स्क्वायर करते हैं, 48 को लिख सकते हैं हम 50 माइनस 2, और इसका स्क्वायर करते हैं तो इसका स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाता है, 2500 प्लस 4 माइनस 200, तो ये कितना आ गया, 2500 माइनस 2304 आ गया ये हमारा, प्लस 14 का ही तो पता है आपको 196 होता है, दोनों को जोड़ेंगे तो 6 और 4 10, एक कैरी आएगी, 9 और 1 10, सिलाई 1 3 और एक 4 और एक 5 और 2 25 हो, यानी डी हमारा कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, और डी ही निकालना था हमें, क्योंकि एसी की लेंथ कितनी है ये हमारी डी, तो डी हमारा 50 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, बोल रहा है कि दो ट्रेन है, उनकी स्पीड का रेशो दे रखा है 2:7। पहली ट्रेन है 5 घंटे में 250 किलोमीटर चलती है, तो पहली ट्रेन की स्पीड कितनी आ जाएगी, 250/5, तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो बोल रहा है दोनों ट्रेनों की चाल का योग कितना होगा, यानी दो की वैल्यू यहाँ पे हमारी कितनी आ रही है 50 आई है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 आ जाएगी। दोनों की स्पीड पूछ रहा है, यानी 2 और 7 का सब 9 की वैल्यू पूछ रहा है, 25 नम्मा कितने होते हैं 225। ओके, ये तो हमारा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है।
देखो ये है 5 माइनस 35/5, 35/5 कितना हो जाएगा, 35/5 7 हो जाएगा और 15 से मल्टीप्लाई है तो माइनस का 105 और प्लस का 5 डिवाइड 12 माइनस 2 10। देखो 5 और 5 प्लस का तो 10 है और माइनस का हमारा कितना 105, तो माइनस का 95 आएगा, ये जिसमें हमें 10 से डिवाइड करना है। तो कुछ नहीं, बस एक जीरो यहाँ पे चिपक जाएगा दोनों के बीच में। देखो अगर मैं इसको a मान लेता हूँ और इसको मैं b मान लेता हूँ तो 20 कैसे आएगा हमारा, मतलब ये है b माइनस ए, यही होगा ना, क्योंकि b को अगर 90 माना है, a को 70 माना है, तो 90 में से 20 70 जाएंगे तो 20 आएगा। यानी बेसिकली हम ऐसे कह सकते हैं, ये क्या लिखा है a क्यूब प्लस b माइनस ए का होल क्यूब है ये, और माइनस है 90, यानी जो हमने b माना है b का क्यूब। ठीक है, देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो आपको पता है a माइनस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम, तो ये आ जाएगा b क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस 3ab, और ये आ जाएगा b माइनस ए। देखो इतना तो समझ आ रहा है कि आंसर हमारा नेगेटिव ही निकल के आने वाला है यहाँ से, क्योंकि देखो यहाँ से हमारा बी क्यूब से बी क्यूब कैंसिल हो गया, ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल हो गया, तो माइनस 3ab इंटू बी माइनस, यानी आंसर माइनस आएगा। एक्चुअली फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे इरेज हो गया, वरना अगर वो भी पॉजिटिव हो जाए तो हमारा ऐसे आंसर निकल जाता। कोई नहीं, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 3 ए बी कितना है, देखो ए हमारा कितना था 70 था और बी हमारा 90 है, तो 7 नाम कितना हो जाएगा 63, और 2 जीरो चिपका देंगे। और बी माइनस ए हमारा कितना है 20 है, तो देखो यहाँ से 2 जीरो ये हैं, 1 जीरो ये हैं, तो 3 जीरो तो हमारी आ जाएंगे ये, और 63 तिया कितने होते हैं 189, 189 का डबल करना है हमें, तो 189 का डबल कितना होता है 19 होता, तो 19 का डबल 380, दो कम 378 हो जाएगा, और माइनस तो है ही, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। बोला कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक स्फेयर है और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 10 सेंटीमीटर जो हाइट वाला एक कौन है, तो बोलते हैं दोनों के वॉल्यूम में क्या डिफरेंस होगा। तो देखो स्फेयर का वॉल्यूम क्या होगा, स्फेयर का वॉल्यूम हो जाएगा हमारा 4/3 पाई आर क्यूब। आर कितना है हमारा 7 है, तो 7 का क्यूब 343, पाई में ही निकाल लेते हैं हम, क्योंकि दोनों में पाई आएगा, तो बाद में इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखो 3 से अगर ये जाएगा तो 4 3 7 3 10 नहीं जाएगा, कोई बात नहीं, ये हमारा 3 आ गया। और ये तो हमारा आ गया स्फेयर का। अब हमने कौन का निकालते हैं, तो कौन का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर है, और वॉल्यूम ऑफ कौन कितना आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर कितना है हमारा 7, 7 का स्क्वायर 49 इंटू एच, एच कितना है 10। ठीक है, तो ये आ जाएगा 490/3 पाई, और ये हमारा ये आ जाएगा। देखो अब हमने क्या करना है, दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस का मतलब है पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है, जो भी बड़ा होगा वो देख लेंगे हम। ठीक है, इन दोनों को माइनस कर देते हैं हम, 490/3 पाई माइनस, ये आ जाएगा। देखो इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 4 तिया 12, एक 4 चौको 16 और एक 17, एक 4 तिया 12 और एक 13, 1372 पाई बाई 3। देखो वो हमने ये वाले टर्म पहले लिख लिया, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंस हमेशा हम पॉजिटिव ही लेते हैं। तो यहाँ से 3 एलसीएम आ जाएगा, पाई बाहर आ जाएगा, और ये कितना बचेगा, देखो हमारा माइनस करना है हमें 1372 में से माइनस करना है 490, ये आ जाएगा 2, 17 में से 9 गया तो 8, यही कैरी आ जाएगी, और 13 में से 5 गए तो 8, 882। अब पाई की वैल्यू भी रख देते हैं, क्योंकि हमें आंसर तो पाई की फॉर्म में दिया ही नहीं है ना, तो पाई की वैल्यू भी रख देते हैं हम। पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 22/7। इसको सॉल्व करना है, तो देखो 3 से अब ये कैंसिल हो जाएगा, 3 दूनी 6, बचेंगे इतने 2 28, 3 आम 27, 3 चौके 12, और 7 से भी शायद चले जाएगा, 7 चौके 28, बचे 1, 7 दूनी 14। तो देखो हमें मल्टीप्लाई करना है ये, तो 22 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 22 दूनी 44, 4 कैरी आएंगे, और 22 चौको 88 और 4 92, 92 आ जाएगा, तो 924 आ गया ये। देखो डीआई के क्वेश्चन को हम अभी नहीं करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि ए बी से 8 वर्ष छोटा है, 4 वर्ष पहले इनकी आयु का रेशियो 1:2 था। देखो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ए है बी है, बोल रहा है कि ए है वो बी से 8 वर्ष छोटा है, अगर बी की आयु में एक्स मान लूं, तो बोल रहा है ए है वो 8 वर्ष छोटा है, तो एक्स माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है, बोल रहा है कि 4 वर्ष पहले उनकी जो आयु का अनुपात 1:2 था, तो 4 वर्ष पहले ए और बी का देखो 4 वर्ष पहले यानी एक्स माइनस 12 रहा होगा, 4 वर्ष पहले यानी एक्स माइनस 4 रहा होगा, ये कितना है 1:2 है, तो सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर 2x आएगा और इधर x, तो इधर x आ जाएगा, और ये माइनस का 4 माइनस का 24, इधर 24 आएगा तो प्लस 24 आ जाएगा, 24 माइनस 4 20, x 20 आ गया हमारा। हमसे पूछा गया है तो b की वर्तमान आयु पूछी है, तो x हमने b माना था, तो b की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी हमारी 20 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये डीआई का क्वेश्चन है, इसको भी हम स्किप करके चल रहे हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का हमारा क्वेश्चन है,
बोल रहा है कि कोई अमाउंट है 6 ईयर में इतना हो जाता है और 10 ईयर में इतना हो जाता है, तो अगर रेट 2% एक्स्ट्रा होती तो कितने टाइम में अमाउंट इतना हो जाता। देखो, हमारा पी प्रिंसिपल था, ठीक है, ये तो प्रिंसिपल हो गया। R% रेट से टाइम कितना है 6 ईयर, इसमें हो गया है हमारा 59200। और यही सेम प्रिंसिपल R% सेम रेट से 10 ईयर में कितना हो गया है हमारा, ये हो गया है 72,000 रुपये। ठीक है, तो अगर मैं दोनों को माइनस कर दूं तो हमारा क्या आ जाएगा, पी प्रिंसिपल है R% रेट से कितने ईयर में आ जाएगा, 10 - 4 4 ईयर में ये कितना आ जाएगा। देखो इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, तो 800 तो यहाँ से बच गया, 60,000 हो जाता और 12 यहाँ से, यानी 12,800 आ गया ये। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, हम 6 साल का निकाल लेते हैं। देखो 4 साल का ही है, 4 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 4 × 3 = 12 और 4 × 2 = 8, 3200। ये 1 साल का ब्याज है, हमें 6 साल का निकाल लेते हैं, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0, 6 × 2 = 12, सिलाई 1 6 18 और 1 19, 19,200 है। देखो ये हमारा 59,200 में 19,200 हमारा क्या है, ब्याज है। तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, अगर 59,200 में से हम माइनस कर देते हैं 19,200, 6 साल का ब्याज, तो हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा आसानी से, कितना आ जाएगा ये, 40,000 रुपये। ठीक है, तो बोला ये जो 40,000 रुपये है, अगर रेट हमारी 2% एक्स्ट्रा होती तो यहाँ से अब रेट हम आसानी से निकाल सकते हैं ना। 40,000 रुपये हमारा प्रिंसिपल था और ब्याज हमारा कितना आया, 19,200 आया। ये 19,200 हमारा जो इंटरेस्ट है ये 6 ईयर में है, तो 1 ईयर में यहाँ से निकाल लेते हैं, तो हमारा रेट आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 6×3 = 18, 6×2 = 12, 3200 रुपये है। ठीक है, तो रेट कितनी आ जाएगी हमारी, 3200 रुपये हमारा ब्याज है, कितने पर, 40,000 पर। ठीक है, तो देखो 2 और 2 4 से ये चले जाएगा, 2 2 4, तो हमारी रेट आ गई 8%। देखो अब बोल रहा है कि रेट 2% अगर एक्स्ट्रा होती, यानी अब रेट हमारी कितनी होती, 8 नहीं 10% होती। ठीक है, तो जो 76,000 रुपये कितने टाइम में हो जाती, तो कितने वर्षों में यह राशि इतने रुपए हो जाती। ठीक है, तो देखो 40,000 था, यानी ब्याज कितना आ रहा है हमारा, 36,000 ब्याज आ रहा है, 36,000 ब्याज आ रहा है ना, कितने रुपए पे आ रहा है, ये 40,000 पे आ रहा है। तो कितना परसेंट हो गया, 2 से ये 2 और 2 से ये 2, 4 9 36, 90% हमें चाहिए, यानी 90% हो गया ये ब्याज। 10% के हिसाब से 90% कितना हो जाएगा, 9 ईयर में हो जाएगा, तो 9 ईयर में हमारा ब्याज इतना हो जाएगा। तो देखो ये बोला है ट्राइंगल ABC है, हम बना लेते हैं, एक ट्राइंगल है ABC। बोला है कि बी का समद्विभाजक है, AC से डी पर मिलता है, इसका एंगल बाइसेक्टर बना लेते हैं, या फिर एक काम करते हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो, मैं बी को पॉइंट को ऊपर मान लेता हूँ, ABC अब हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। बोल रहा है कि बी का जो एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर है, AC से पॉइंट डी पर मिलता है, ये पॉइंट डी हो गया। AB की वैल्यू 12 है, BC हमारा 18 है, और AC की लेंथ 15 है, यानी कंप्लीट लेंथ ये 15 है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है AD की लंबाई क्या होगी, सॉरी, AC से डी पर मिलता है, ओके, AD की लेंथ निकालनी है। तो देखो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आपको पता है कि ये वाला साइड्स का रेशो इस वाली साइड का रेशो, देखो मैं लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। AB का BC से रेशो बराबर होता है A का D से रेशो और D का C से रेशो। ठीक है, तो यहाँ से AB कितना है हमारा, 12 है, और BC कितना है, 18 है, यानी कितना आ गया ये, 6 दूनी 12 और 6 13, 2/3 है ये। ठीक है, तो यानी ये 2 है और ये 3 है, इस रेशो में बढ़ जाएगा। और देखो 2 और 3 5, 5 की वैल्यू 15 है, तो 1 की वैल्यू कितना होगी, 3 गुना होगी। तो हमें निकालनी है लेंथ AD की, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 3 6, तो 6 हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि जो ये वाली साइड्स का रेशो है और इस वाली साइड का रेशो है, वो इस रेशो और इस रेशो में बढ़ता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी समकोण त्रिभुज में दो लंबवत भुजाओं के बीच का अंतर है 17। ठीक है, यानी जो परपेंडिकुलर साइड है उनके बीच में डिफरेंस है 17, जैसे कि अगर ये x है तो ये x - 17 होगा। ठीक है, और इनका जो क्षेत्रफल है वो 84 है। ठीक है, यानी एरिया की बात करें हम, 1/2 x इंटू x - 17, ये हमारा 84 है। हमसे पूछ रहे हैं त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। ठीक है, तो या तो आप अगर ऐसी साइड अज्यूम कर पाओ तो जिनमें 17 का गैप हो। ठीक है, कोई नहीं, ऐसे भी निकाल लेते हैं। देखो x इंटू x - 17 है, 84 का डबल हो जाएगा ये, 2 चौके 8, 168 है। अगर इसके हम फैक्टर ऐसे करें कि देखो 4 चौके 16, 4 दूनी 8। ठीक है, अभी भी हमें क्या चाहिए, 17 का डिफरेंस चाहिए, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, 7 अलग ले लेता हूँ, और 7 तो यहाँ से आएगा ये 6 चौक 24, 7 और 24 में 17 का डिफरेंस आ रहा है ना। ओके, ठीक है, यानी पता है ये क्या है, 7 24 25 का ट्रिपलेट है ये।
इसको हम अगर क्या मान लेते हैं, किसी भी साइड को 7 मान लो, अगर इसको 7 मान लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा हमारा 24 आ जाएगा, क्योंकि 17 और 7 24 और ये 25 हो जाएगा। फिर तो हमसे पेरीमीटर पूछा है, पेरीमीटर मतलब तीनों का सम पूछा है, तो 25 और 7 कितना हो गया 32, 32 और 4 36, 40 56। ये ट्रिपलेट याद होते तो आपको डायरेक्टली भी बन जाता है ये, कि ऐसे कौन से ट्रिपलेट हैं जिनमें 17 का डिफरेंस हो। ठीक है, ऐसे भी कोई बड़ी बात नहीं थी इसको करना, हमने इसको ऐसे तोड़ लिया, फिर यहाँ देख लिया कि इनका जो डिफरेंस है, क्योंकि ये इसकी तो कंपैरिजन करके हमने निकाला है, अगर x हमारा 7 है तो x माइनस 17 24 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु का अंकित मूल्य है वो 625 रुपये, यानी मार्क प्राइस दे रखा है हमें 625 रुपये। आगे बोल रहा है कि अंकित मूल्य पर अगर हम 32% की छूट दें तो 25 रुपये का लाभ होता है। यानी अगर MP से मैं SP की बात करूँ, नॉर्मली लिख लेते हैं हम, 100 से 68 ही लिख लेते हैं, काटते नहीं है। ठीक है, अब बोल रहा है कि अंकित मूल्य 625 है, यानी इसकी वैल्यू है 625। तो कितना टाइम हो गया इसका, अगर हम बात करें तो 6.25 टाइम हो गया। तो ये कितना आ जाएगा 6.25 निकाल लेते हैं इसका। 6.25 का मतलब क्या है, 6 से 1/4 यानी 25/4 है ये बेसिकली, क्योंकि 25/4 आसानी से निकल जाएगा ना, तो इसका 25/4 निकाल लेते हैं। 4 से जाएगा 17 टाइम, तो ये कितना आ जाएगा 17 गुणा 25 निकालना है हमें। 25 6 150, 25 175, 17 और 25 एकम 25, 25 और 17 कितने होंगे, 25 और 7 32 और 42, 425 रुपये। अब क्या बोल रहा है कि इसमें 25 रुपये का लाभ है, यानी 425 में बेचने के बाद भी 25 रुपये का लाभ है, इसका मतलब है CP हमारा 400 रहा होगा। तो पूछा क्या है इसने, बोल रहा है कि परसेंटेज लाभ है वो निकटतम कितना है। 25 रुपये का लाभ है 400 रुपये पर, मल्टीप्लाई बाई 100, तो देखो ये हमारा चल जाएगा 6, कितना आ जाएगा ये 6.24 और 6.25% है, तो ये अप्रोक्स पूछ रहा है, पूर्णांक तक 6 आ जाएगा। ओके, बोल रहा है कि 7 का सबसे छोटा मल्टीपल गुणज निकालना है, मल्टीप्लिकेशन निकालना है, जिससे कि 8 9 12 15 से विभाजित करने पर हर स्थिति में क्या है 5 रिमाइंडर बचे, यानी नंबर क्या होगा LCM ऑफ 8 9 15 12, और ये 7 से डिवाइड होना चाहिए, और बाद में क्या करेंगे हम 5 ऐड कर देंगे, क्योंकि सेम रिमाइंडर बच रहा है, तो LCM के केस में हम ऐड कर देते हैं। तो पहले इनका LCM निकाला, देखो 8 और 9 का LCM निकालेंगे तो 72 और 72 और 12 यानी 72 ही आ जाएगा इनका। तो 72 और 15 का LCM निकालना है हमें। देखो 15 में क्या होता है, एक 3 होता है, एक 5 होता है, 3 से तो डिवाइड हो जाएगा, यानी 5 और चाहिए, इसका मतलब 72 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 360 इसका LCM आ जाएगा। लेकिन बोल रहा है कि 7 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो मान लो कि 360 प्लस K टाइप का एक नंबर है और 5 इसमें ऐड हो जाएगा, इसको हमें 7 से डिवाइड करना है। देखो इसको हमें 7 से डिवाइड करना है, तो पहले क्या करते हैं हम, जो 7 का मल्टीप्लाई है वो तो बाहर निकाल लेते हैं, यानी 350 इसमें से पूरा पूरा कट जाएगा और 10 को अलग रख लेते हैं, तो बच क्या जाएगा हमारा, सिर्फ 10 के प्लस 5 बच जाएगा, इसको हमें 7 से डिवाइड करना है। देखो 7 पंजे 35 होते हैं, अगर K बराबर हम यहाँ 3 रखें तो 10 30 और 5 35, तो सेटिस्फाई कर जाएगा। तो हमारा नंबर क्या आएगा, हमारा नंबर आएगा 360, के हमारा 3 था प्लस 5, तो देखो 36 3 होते हैं 108, यानी 1080, और 5 कितना हो जाएगा 1085। ओके, बोल रहा है कि 9 कंसेक्यूटिव नंबर है जिनका एवरेज 20 है, तो उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी। देखो अगर 9 कंसेक्यूटिव नंबर है तो एवरेज क्या होगा हमारा, मिडिल वाला नंबर होगा, यानी 5वां नंबर, ये होगा हमारा एवरेज। अब ये जब 20 है तो बोला सबसे छोटी संख्या क्या होगी, ये 20 है तो ये 19 रहा होगा, ये 18 रहा होगा, ये 17 रहा होगा, ये 16 रहा होगा, 16। ठीक है, क्योंकि कंसेक्यूटिव नंबर में मिडिल टर्म हमारा क्या होता है, एवरेज होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बोल रहा है कि पेट्रोल की प्राइस में जब 5% का हम इंक्रीज करते हैं, तो बोला है कि वृद्धि से पहले पेट्रोल का मूल्य इतना था। ठीक है, एक आदमी अपने पर महीने में 3045 किलोमीटर की यात्रा करता है और उसकी कार है 15 का माइलेज देती है। ओके, पेट्रोल के पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि के कारण उस आदमी की यात्रा पर किए जाने वाला मासिक व्यय में कितनी वृद्धि होगी। ओके, देखो देखो शुरुआत में इसको कितना पेट्रोल चाहिए होगा, क्योंकि 3045 किलोमीटर इसको जाना था, और 1 किलोमीटर में 15 की एवरेज देती है ये, तो इतना लीटर पेट्रोल खा रही होगी शुरू में, 15 दूनी 30 और 15 3 45, यानी पहले इसको 203 लीटर पेट्रोल चाहिए था। ठीक है, अब देखो पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, लेकिन अभी बाद में भी तो जो इसका कंजम्पशन होगा एवरेज तो सेम ही रहेगी ना, बस प्राइस बढ़ गई है। पहले 203 इंटू 82 रुपये आता था हमारा टोटल खर्चा, अब 203 इंटू 82 इंटू इसका 5% और बढ़ गया है। तो देखो 5% मतलब होता है 1/20, यानी ये हो जाएगा 21/20, यही है ना। ये इनिशियल था, अभी हमारा जो फाइनल है वो ये खर्चा आ रहा है, तो बोला इनका डिफरेंस निकाल रहे हैं हमें। ठीक है, तो इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो 203 और 82 तो हमारा क्या आ जाएगा, कॉमन ही आ जाएगा,
यहाँ पे क्या बचेगा 21/20 और यहाँ पे आएगा -1। तो देखो -1 का इसका मतलब है 21 - 20 यानी 1/20 आ जाएगा। तो मैं इसको 1/20 लिख रहा हूँ, इसको मिटा के। तो कितना आ जाएगा 1/20। इसको सॉल्व करना है। देखो इस जीरो को तो हम कहीं भी चिपका देते हैं, मान लो जीरो को चिपका देते हैं हम यहाँ, और 2 से डिवाइड करना है तो 2 चौके 8, 2 एकम 2, 41। इससे मल्टीप्लाई करना है। देखो 41 तिया कितने होते हैं 123, 23 ही आ जाएगा, 1 कैरी आई, और 41 दूनी 82, और 82 और 1 83, 832.3 रुपये का इसका एक्स्ट्रा खर्चा हुआ। और अप्रोक्स पूछ रहा है हमसे, तो 832 आ जाएगा। ओके, तो इस शिफ्ट के हमारे यही सब क्वेश्चन थे। आई होप आपको मज़ा आया हो। बाकी नेक्स्ट जितने भी शिफ्ट बची हैं उनके वीडियो में जल्दी डालने वाला हूँ, तब तक आप बाकी जो मैंने डाल चुका हूँ उनको देख सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।